accounts है, we'll start working on that. So first chapter is introduction to partnership. I'm gonna share the screen now and we'll start. Okay. So पॉइंट है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप होता क्या है? तो पार्टनरशिप is a type of arrangement that is done between people to run a business, which is different from one person running a business, which is called a proprietorship, and also different from a company running a business, which is called a proper company or a proper industry. Partnership allows like-minded people to come together and without a lot of paperwork to start a business. मतलब कुछ लोग जिनको साथ में मिलके कोई कंपनी या कोई बिजनेस शुरू करना है और उन लोगों के पास ज्यादा पेपर वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है या वो नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग पार्टनरशिप करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्लास चलाना है बट मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मैं किसी को बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू इतना पैसा दे और तू और मैं साथ में मिलके ये क्लास डालते हैं। ये अरेंजमेंट को पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें शेयर्स नहीं होते जैसे कंपनी में होते हैं, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्या रेशियो में बांटेंगे, कितना किसकी लायबिलिटी किसका, ये सब पार्टनरशिप डीड में होता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे लाइफ में कि भाई ये इनके पार्टनर हैं या इनका पार्टनरशिप में काम चालू है। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं वो मोस्टली पार्टनरशिप में ही अपने काम को शुरू करते हैं। तो जब भी किसी इंसान को या लोगों को साथ में मिलके काम करना है और उनको कैपिटल, मैनेजमेंट, रिस्क और प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीजों को जब शेयर करना होता है, तो वो लोग जो एग्रीमेंट करते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप, और उन लोगों को कहते हैं पार्टनर, और कंपनी को कहते हैं फर्म। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, it is defined as a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कि पार्टनरशिप क्या है। ये एक रिलेशन है जो उन लोगों के बीच में है जिन्होंने अग्री किया है कि वो सारे बिजनेस उस बिजनेस के सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो सब मिलके कर रहे हैं या कोई एक उन सब के बिहाफ पे कर रहा है। प्रोफेसर हैंडी का कहना है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिजनेस का उन लोगों के बीच में जो कि साथ में मिलके एक कॉमन व्यू के साथ काम कर रहे हैं गेन करने के लिए। ठीक है, सिंपल इनफ है। अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट है कि भाई एग्रीमेंट होना ही चाहिए। बिना एग्रीमेंट किए कोई मतलब नहीं है। वैसा भी आप और मैं मिलके समझो बिजनेस स्टार्ट करते हैं सपोजिटली, और 1 साल 2 साल के बाद अपना झगड़ा हो जाता है कोई बात पे, और फिर हम बोलते हैं कि नहीं भाई तुमने ऐसा डाला था, तुमने वैसा था, ये था वो था। तो हमारे बातों में फिर मिसकम्युनिकेशन होना या डाउट आना या आर्ग्यूमेंट होना, ये सब हो सकता है। या फिर कल को आप बोलो कि नहीं आपका इतना पैसा नहीं था, मेरा उतना पैसा था। तो हमारे बीच में जो डिस्प्यूट अगर होगा, तो फिर जब हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा भाई आपका पार्टनरशिप डीड दिखाओ कि आपने जब दोनों ने मिलके पार्टनरशिप किया तो डॉक्यूमेंट क्या बनाया। अगर हमने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो कानून की नजरों में हमारा पार्टनरशिप लीगल नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है लोग छोटा सा बिजनेस साथ में शुरू कर देते बिना पेपर वर्क किए कि यार मैंने 50,000 डाला, तूने 50,000 डाला, अपन ने एक छोटा सा ठेला लगा दिया या एक छोटा सा धंधा चालू कर दिया। कल को धंधा बड़ा हो जाता है और उसमें से एक आदमी ने ज्यादा मेहनत की होती तो वो धंधा अपना बना लेता है।
अब दूसरा बंदा क्या कर सकता है, अगर उसने कोई भी पेपर वर्क नहीं किया है तो एक्चुअली वो दूसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून की नजरों में लीगली स्पीकिंग पेपर वर्क इज मैंडेटरी, यानी कि एक पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स पर। सॉरी फॉर दैट, मेरा चाय बाकी था। ऑब्वियसली 2 पार्टनर तो कम से कम लगेंगे कोई भी धंधा शुरू करने में। एक आदमी अकेला अपने आप का पार्टनर तो बन नहीं सकता, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। इसको 2014 में भी अमेंड किया। ये कितने हो सकते हैं? 50। यूजुअली इतने होते नहीं, मैंने जहां तक देखे 4, 5, 6, 7 के ऊपर मोस्टली नहीं होते, बट कानूनन 50 तक हो सकते हैं। अब अगर मेरे को कोई गलत काम करना है, ड्रग्स का बिजनेस करना है, हथियारों की तस्करी करनी है, किडनी का सौदा करना है, तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता। वो ऑब्वियसली लीगल नहीं है, क्योंकि वो लीगल नहीं है तो वो लॉफुल नहीं है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अब अगर समझो आप और मैं बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने 2 लाख रुपए डाला था धंधे में, और धंधे को 6 साल 2-3 साल चला के अच्छा 10-12 लाख का बनाया। मैं आया और मैंने उसी टाइम पे 10 लाख रुपए और डाले, और मैंने आपको क्या बोला कि आपके धंधे का वैल्यू 10 लाख है, मैं 10 लाख और डाल रहा हूं, अब से जो धंधे में प्रॉफिट होगा वो आधा आधा करेंगे। तो उसको कहते हैं प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर रेशियो पार्टनरशिप डील में नहीं लिखा है, और आप लोगों के लिए अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो आप मान के चलोगे कि वो इक्वल है। क्या मान के चलोगे? कि शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। नाउ कमिंग टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है पहले वो समझिए। लायबिलिटी मतलब जो पैसे भरने हैं। अब आपने और मैंने मिलके समझो एक बिजनेस शुरू किया, क्लास का नहीं एग्जांपल लेते, कुछ और लेते। लेट्स से कि हाँ, स्नेहा और मैंने मिलके डेयरी का बिजनेस शुरू किया। तो स्नेहा ने 1 लाख रुपए दिया, मैंने 1 लाख रुपए दिया। हम लोग का डिसीजन था कि अपन 50-50% शेयर करेंगे। हमने एक दुकान लिया, वहां पे फ्रिज रखा, डेयरी का बिजनेस शुरू किया। बट मैं अपने काम में बिजी रहता था, स्नेहा अपने काम में बिजी रहती थी, और एम्प्लॉय लोगों ने काम पे ध्यान नहीं दिया। तो 1 साल के अंदर ऐसा हो गया कि 50-60 हजार का लाइट का बिल बाकी, 1-1.5 लाख रुपए दूध वाले को देना बाकी, 50-60 हजार रुपए इधर उधर देना बाकी, और जो आया हुआ पैसा वो खर्च हो गया। यानी 1 साल बाद जब हम लोग हिसाब करने बैठे तो हम लोग को 4 लाख का नुकसान हुआ था, जिसमें 2 लाख हम दे चुके थे और 2 लाख रुपए देने बाकी थे। अब ये 2 लाख कौन देगा? तो अब ये 2 लाख हम ही लोग इक्वली वापस देंगे। इसमें अगर कोई एक इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब इसका दिवालिया निकल चुका है, जिसके पास अब कोई एसेट नहीं है, और दूसरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट वाले को इसका भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी जो है यहाँ पर वो अनलिमिटेड और सेवरल है। क्या कहते हैं इसको? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैसा भरना बाकी है वो पूरा का पूरा भरना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बोल सकते अरे वो तो बिजनेस है, ये मेरा पर्सनल पैसा है, नहीं। अगर बिजनेस में नुकसान है और पार्टनर के पास पर्सनल पैसा है, तो पार्टनर को अपने जेब से वो पैसा निकाल के भरना कंपलसरी है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। और अगर उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि बैंकरप्ट हो गया, तो दूसरे पार्टनर को उसका भी पैसा भरना पड़ेगा। इसलिए स्नेहा पानी देना, इसलिए हमेशा कहते हैं कि सोच समझ के पार्टनरशिप करो, और बिजनेस शुरू करने से पहले मेक श्योर करो कि आपका बिजनेस लायबल है, और
उसी लोगों के साथ पार्टनरशिप करो जिनके साथ आप श्योर हो कि आप बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। कंपनी को रजिस्टर करना कंपलसरी है, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं कर सकते। इसमें एक चेंज है, महाराष्ट्र स्टेट में 2005 के बाद से पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। तो जिन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को नहीं रजिस्टर किया हो वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को ऑफिशियली या प्रॉपर वे में पार्टनरशिप फर्म नहीं कह पाएंगे। पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंट होती है सारे पार्टनर्स की। उनमें से कोई एक पार्टनर ये नहीं कह सकता कि भाई इस पे मेरा ज्यादा हक है या इस पे मेरा कम हक है या इस पे तुम्हारा ज्यादा हक है। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पार्टनरशिप में जो भी सामान या प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट सब लोग इक्वली ही करेंगे। प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होता है? अब अभी मेरा और स्नेहा का बिजनेस था, तो जब स्नेहा कभी किसी क्लाइंट से मिलेगी तो वो भी बोलती थी कि मेरा बिजनेस है, और फिर वो मुझे ये बात इन्फॉर्म करती थी एज देयर एजेंट। और अगर मैं कभी किसी क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं भी उनको बोलता था मेरा बिजनेस है, और फिर मैं स्नेहा को इन्फॉर्म करता था एज देयर एजेंट। यानी कि जो क्लाइंट के साथ डिस्कशन करेगा वो एज अ प्रिंसिपल करेगा, और जब पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करेगा तो एज एन एजेंट करेगा। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब खत्म कर देना। पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी पार्टनर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है 14 दिन का नोटिस देके। अगर कोई पार्टनर मर जाए, रिटायर हो जाए, भिखारी हो जाए या पागल हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे एक फोटो भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो मेरे अगर जब क्लास खुलेगा तो हमारे क्लास में पढ़ा है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? बेसिकली जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जो डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही लागू होता है। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट के तहत कंपलसरी नहीं है, मगर डिस्प्यूट के केस में ये डीड होना बहुत ही ज्यादा लाभदायक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पार्टनरशिप डीड में सबके नाम, एड्रेस, कितना सबने पैसा लगाया, किसके क्या क्या काम है, किसके क्या क्या ड्यूटी है, कोई पार्टनर का एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के बारे में क्या रूल्स है, इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल पे, लोन पे और ड्राइंग्स पे, सैलरी या कमीशन कितनी देनी है पार्टनर को, अगर अकाउंट कंपनी बंद होती है तो सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या किया जाएगा। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दी जाती है। ये बिजनेस करने का बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका है कि अगर आपको किसी के साथ बिजनेस करना है तो आप पहले ही उसके साथ डिस्कस कर लो कि भाई ये चीजें एक्सेप्टेबल है और ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये जो बातें हम मुंह से बोल के डिस्कस किए हैं उसी को एक पेज पे लिख के आप फाइनल कर लेंगे तो आपके लिए ही इजी होगा और अच्छा होगा। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्या क्या प्रोविजन है? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि कितना रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है कि अगर इंटरेस्ट कितना लेंगे ड्राइंग पे ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फिर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट का जो एवरेज है वो चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। पार्टनर के लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट का रेट ये नहीं लिखा है तो फिर 6% पर एनम लिया जाएगा। मतलब जब जब नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, आपने ऑलरेडी पहले डिसाइड किया कि 18% है तो 18% है, बट अगर आपने कुछ नहीं बताया पार्टनरशिप डीड में तो गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया उसके हिसाब से 6% इंटरेस्ट लगेगा।
अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फिर भी लगेगा, नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो भी, या पार्टनरशिप नीड नहीं है तो भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो नहीं लागू होगा, क्लियर कट बोल रहे हैं। सैलरी और कमीशन कितना है, कोई भी सैलरी या कमीशन जो देना है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो मिलेगा। अगर ये लोगों ने नहीं लिखा है तो कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन, अलावेंस या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर कट नहीं मेंशन्ड है तो कोई भी सैलरी, कमीशन, अलावेंस या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। और कोई भी नया पार्टनर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक बाकी पार्टनर्स अग्री नहीं हो रहे। ऑब्वियसली मैंने और स्नेहा ने 1-1 लाख रुपए डाल के बिजनेस चालू किया, कल स्नेहा बोलती है मेरे को मेरी फ्रेंड को भी लेना है, अब मेरे को उसकी फ्रेंड के साथ नहीं जमेगा तो फिर मैं कैसे लूं। इसके लिए जब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगा तब तक कोई नया पार्टनर को कोई भी अंदर नहीं ले सकता। कल को मैं किसी को बोलूं भाई मुझको इसको पार्टनर बनाना है तो स्नेहा को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन एनी केस वी विल इंश्योर कि जो भी पार्टनर्स हैं वो लोग जब तक अग्री नहीं करेंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर नहीं लिया जा सकता। चलो फाइनली कमिंग टू अकाउंट्स, जो अपना काम का चीज है, तो अपन सब इंफॉर्मेशन ही ले रहे थे। तो कैपिटल अकाउंट दो टाइप के हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कैपिटल होता है और एक करंट होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में खाली कैपिटल होता है। तो फिक्स कैपिटल में क्या होता है, बैलेंस आता है और अगर हमने कैपिटल डाला, एडिशनल डाला तो बाय कैश बैंक ऐड होता है। अगर हमने कोई बिजनेस को एसेट दिया तो बाय एसेट ऐड होता है। जो भी ये टोटल है यहाँ पे कैरी डाउन हो जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी अभी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहले का जो बैलेंस आया वो यहाँ पे ऐड होएगा। अगर हमने और पैसा डाला तो वो यहाँ पे ऐड, अगर हमने पैसा निकाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कोई बिजनेस को प्रॉपर्टी दी तो वो यहाँ पे ऐड होगा, और जो भी इसका टोटल है वो टोटल पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो एक कैपिटल अकाउंट अलग हो जाता है, बट एक करंट अकाउंट भी होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी पार्टनर कर रहा है बिजनेस के साथ, उसकी एंट्री करंट अकाउंट में होती है। जो भी उसने पैसे लिए, कोई भी गुड्स अगर उसने टेक ओवर कर लिया, उसको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, या उसने कोई ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भरा, या उसको कोई सैलरी मिली, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो ये सब का सब जो है वो करंट अकाउंट में एंटर होएगा। तो यहाँ पे बैलेंस आया अगर क्रेडिट है, और यहाँ पे बैलेंस आया अगर डेबिट है। जो भी पैसे उसके जेब से लिए गए, लॉस, ड्रॉइंग, वो सब यहाँ जाएंगे। जो भी पैसे उसको दिए गए वो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। अगर यहाँ पे फॉरवर्ड है तो बाय, यानी कि अगर पॉजिटिव में फॉरवर्ड है तो बाय, और अगर नेगेटिव में फॉरवर्ड है तो टू करके हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सिंपल समझो, क्रेडिट साइड में हर वो चीज जहां पे उसको पैसा मिला है, किसको मिला है, पार्टनर को मिला है। और डेबिट में हर वो चीज जहां पे उसको पैसा कटा है या देना पड़ा है, जहां पे पार्टनर को, पार्टनरशिप फॉर्म को देना पड़ा है। जैसे कि ड्रॉइंग उसने पैसा निकाला तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उस पे इंटरेस्ट है तो वो भी 2 हो जाएगा, अगर लॉस है तो वो भी 2 हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट है तो बाय हो जाएगा, कमीशन मिला बाय हो जाएगा, सैलरी मिली बाय हो जाएगा, इंटरेस्ट मिला तो बाय हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो क्या है। इसकी लेजर एंट्रीज भी बहुत सिंपल है। ये ऑब्वियसली आपको बुक मैं शेयर करूंगा ही, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि ये सारे लेजर एंट्रीज को आप ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लास्ट ईयर भी किया था। जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडिशन होएगा तो बाय में क्रेडिट में जाएगा, जब भी कोई चीज निकलेगी तो टू में जाएगा। सिंपल इनफ है। फर्क फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये है कि फिक्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोनों को मिला के एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग टू वरी ऑन दिस। ये सारे एग्जांपल्स आप लोग खुद चेक करेंगे और खुद एक एक करके करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। करंट अकाउंट बैलेंस में अपीयर इन ईदर साइड, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में करंट अकाउंट बैलेंस हो सकता है। डेबिट साइड में अगर करंट अकाउंट बैलेंस है मतलब उसने
जितना पैसा उसको मिलने वाला था उससे ज्यादा पैसा उसने ले लिया है, यानी कि अब वो पार्टनरशिप फर्म को पैसा देने वाला है। मतलब अभी समझो अभी मैं हूँ और स्नेहा का पार्टनरशिप था, अब मेरा 10,000 रुपए हर महीने का मेरे को मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने 15,000 रुपए ऑलरेडी गले से ले लिए। तो स्नेहा मेरे को बोलेगी कि तेरा बैलेंस हमें तो ऑलरेडी डेबिट में है, अभी 5,000 रुपए तेरे को धंधे को देना है, तो अगले महीने के 10,000 में से 5,000 कट जाएगा तेरा। तो वो लॉजिक जो है वो कैसे हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेबिट साइड में हूँ। और अगर मेरे को 10,000 लेना है और मैंने खाली 1,000 रुपए ही लिया है, तो अब मेरे को पार्टनरशिप फर्म को 9,000 रुपए देना बाकी है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनेगा, क्योंकि देख फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है, 2 बार बनाना पड़ता है, एक बार फिर कैपिटल बनाना पड़ता है, फिर करंट बनाना पड़ता है, जो कि कंफ्यूजिंग है। इससे अच्छा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक साथ बनाओ, जो भी चीजें आई हैं वो सब राइट साइड में डालो, जो भी चीजें गई हैं वो सब लेफ्ट साइड में डालो, आपका अकाउंट पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। जैसे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं वैसे ही पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स होते हैं। इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स का मतलब, इसका इंपॉर्टेंस, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों चीजों का बनाना, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनल अकाउंट्स बेसिकली पूरे साल का लेखा जोखा होता है। इससे पार्टनर्स को मालूम पड़ेगा कि भाई इस साल हमने कितना कमाया, कितना नुकसान किया, कैसा हमारा धंधा चल रहा है, हमारे धंधे का स्टैंडिंग क्या है, हमारा लेवल क्या है, हमने पूरे साल के बाद कितना स्टॉक हमारे पास बचा है, कितने लोगों को पैसा देना बाकी है, हमने ऑलरेडी आने वाले कितने पैसे पेमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी आने वाला कितना पैसा हमको मिल चुका है, कितना इनकम रिसीवेबल है, कितने बैड डेट्स है हमारे ऊपर, तो होने वाले नुकसानों के ऊपर हमने कितना प्रोविजन करके रखा है, कितने डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए रिजर्व है हमारे पास, कितना हमारे सामान का डिप्रिसिएशन हुआ है, हमारे कैपिटल पे, ड्रॉइंग्स पे और लोन पे क्या इंटरेस्ट हमें भरना पड़ रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट और लोन पे कितना इंटरेस्ट हम भर चुके हैं, कोई भी सामान हमारा जला या खराब हुआ या बर्बाद हुआ, चोरी हुआ, या आपने सैंपल पे दिया या पार्टनर्स ने ले लिया, वो कितना अमाउंट का है, ऐसे कौन से परचेज और सेल हुए हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और जो भी हमने सामान पे खर्चा किया है, कोई पैसा आने वाला था वो नहीं आया है, किसी को हमने देना था हमने नहीं दिया है, ऐसे सारे के सारी चीजों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में डाला जाता है। बेसिकली आपके पूरे के पूरे धंधे का लेखा जोखा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में होता है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, सबसे पहले जर्नल सब्सिडरी बुक बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट होता है, और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट बनाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको पूरा का पूरा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, अमाउंट ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, और वैल्यू ऑफ गुडविल, ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब बेसिकली आपके धंधे का पूरा लेखा जोखा आपको मिलेगा। आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, आपको कितना पैसा देना बाकी है, कौन से अकाउंट से आपको ज्यादा धंधा हो रहा है तो आप उससे ज्यादा वैल्यू दो, कहाँ से पैसा आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, और पूरा धंधा करने के बाद आपको गुडविल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो आपके फाइनल अकाउंट से आपको मालूम पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट में बनाने से पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो लिखते हैं, और उस लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस को दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाने के लिए ये सब चीजें, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो डेटा रहेगा उसी से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट्स बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों चीज मिलके तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट हमेशा 31 मार्च के पहले बनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है। नाउ कमिंग टू
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा था। इसका काम होता है ये पता लगाना कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होता है? मतलब बिफोर कंसिडरिंग अदर थिंग्स, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया या फिर ड्रॉइंग्स हो गए या कैपिटल हो गया, ये सब चीजों को बिना कंसिडर किए धंधा टोटल प्रॉफिट में या लॉस में है, वो ट्रायल बैलेंस से समझता है। डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम होते हैं। अगर क्रेडिट साइड भारी है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड भारी है तो लॉस है। सिंपल इनफ, आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, आपको मालूम है कैसे। सारे टू वाले इधर, सारे बाय वाले इधर, जिधर जिधर से पैसा आ रहा है वो सब बाय में डालने का, जिधर जिधर जा रहा है वो सब टू में डालने का। जो भारी है उसके हिसाब से आपको ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। इसमें जे.आर. बाटली बॉय क्या बोलता है? जे.आर. बाटली बॉय बोलता है कि द ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑफ, excuse me, the trading account indicates the result of buying and selling of goods. While preparing this account, the general establishment charges are ignored and only the transactions related to goods are included. तो ये बहुत ही सिंपल चीज है गाइस कि अगर जो भी सामान के खरीदने और बेचने में जो कॉस्ट है वही ये चीजें इसमें डाली जाती हैं। जो भी बिजनेस रन करने के चार्जेस है वो यहाँ पे नहीं डाले जाते, वो आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। बहुत ही सिंपल है। टू में जितना भी है ये सब पैसे आए हैं, बाय में जितना भी है ये सब खर्चे हुए हैं। क्योंकि टू भारी था इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे, अगर बाय भारी होगा यानी कि क्रेडिट भारी होंगे तो ग्रॉस लॉस दिखाएंगे। सिंपल इनफ। तो जो भी पैसा आया है वो सब यहाँ पे टू, मतलब जो भी प्रॉफिट आया है वो सब यहाँ पे टू में जाएगा, जो भी नुकसान हो सब बाय में जाएगा। अच्छा, जो वेजेस होते हैं ना गाइस वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और जो सैलरीज होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नाउ कमिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बेसिकली मंथली इनकम स्टेटमेंट बताता है। इसमें ये मालूम पड़ेगा कि आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ये अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा। अगेन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस में से उठा के जो भी चीजें हमको मालूम पड़ती हैं कि भाई ये हमको खर्चे हुए हैं वो सब हम टू में डालते हैं, जो जो पैसा हमको मिला है वो सब हम बाय में डालते हैं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो पहले का वो भी एंटर होता है। अगर यहाँ लॉस हुआ तो नेट लॉस ट्रांसफर होगा, अगर प्रॉफिट हो तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर आगे किया जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में आज नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करनी है, बट ये आप लोग सब याद कर लेंगे कौन सी चीज किधर आती है, क्योंकि इसके बिना अकाउंट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट देखेंगे। सैलरीज जो है, सैलरीज वेजेस, अगर सैलरीज पहले हैं तो ये सब डेबिट साइड में जाएंगी। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब जो खर्चे हुए हैं या जो नुकसान धंधे को हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सब टू में आएंगे यानी डेबिट में आएंगे। जो पैसे मिले हैं वो सब बाय में आएंगे यानी कि प्रॉफिट में आएंगे। बट जो लॉस होएगा अगर, तो नीचे जो है वो क्रेडिट में पोस्ट होता है हमेशा, और प्रॉफिट होगा तो डेबिट में पोस्ट होता है ताकि वो इक्वल कर सके। जैसे हम लोग पहले केस में इक्वल करते थे ना, वैसे ही। आर.एन. कार्टर का कहना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच all gains and losses are considered in order to ascertain the excess of gain over the losses or vice versa। यानी कि सारे लॉसेस और गेन्स को कंसीडर करते हैं ताकि समझ सके कि गेन ज्यादा है या लॉस ज्यादा है। ठीक है, आज और नहीं मैं लूंगा आपको इसके आगे, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए।